हाय दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से ढेर सारा बहुत सारा स्वागत करता हूं। और प्राचीन भारत की लेक्चर सीरीज अपन ने खत्म कर ली है और आज से शुरू करने वाले हैं हम मध्य भारत के इतिहास की सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पहले मध्यकालीन भारत का एक परिचय, इसकी पूरी बात करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। इसी बीच मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्राचीन भारत का जो है उसका क्वेश्चन आंसर सेशन का भी एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जो मैंने पढ़ाया है, और उसकी यदि पीडीएफ आपको चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाएं। पन्ना कंपटीशन क्लासेस आपकी सेवा में फिर से एक बार हाजिर है। बात करते हैं मध्यकालीन भारत लेक्चर 1 परिचय की। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि 600, 700, 800, 900, 1000 एडी के आसपास जो है भारत में राजपूत, और राजपूत के साथ साथ 712 के आसपास मोहम्मद बिन कासिम जो अरबी था, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है। इसकी पूरी दाहिर की कहानी, राजा दाहिर की कहानी मैं बताऊंगा, किस तरीके से अल हज्जाज वगैरह का उसको संरक्षण प्राप्त था मोहम्मद बिन कासिम को। तो अरब से आया हुआ यह आक्रमणकारी था। 712 एडी ईस्वी में भारत आया था। यह संघर्ष के युग की बात है। और मोहम्मद कासिम के बाद फिर राजपूत जैसे तैसे भारत की कमान संभाले रहे। राजपूत और गुर्जर प्रतिहार जो है वो पश्चिमोत्तर प्रांत से आने वाले लोगों के लिए अपना सीना अड़ा के खड़े रहे, है ना। और उन्होंने विदेशी आक्रांताओं को भारत में इस तरीके से नहीं जमने दिया। ठीक है, इसके बाद तुर्कों का आक्रमण होता है। तुर्क में 2 आक्रमण प्रभावी हैं दोस्तों, महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी। महमूद गजनबी जो है वो 1000 एडी से लेकर 1027 एडी तक, उसकी 1027 एडी में उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसी बीच 1025 एडी में इसका सोमनाथ का आक्रमण होता है, जिसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। महमूद गजनबी के साथ साथ कौन आए थे, 4 लोग, है ना, उसके दरबारी कौन थे, तो वो सारी बातें करेंगे। इसी तरीके से मोहम्मद गौरी दूसरा तुर्क था। मोहम्मद गौरी 1178 में भारत में पहली बार हारा था। ये ध्यान दीजिए, भारत में पहली हार थी 1178 में मोहम्मद गौरी की। और फिर 1191 और 1192 में तराइन की पहली लड़ाई और तराइन की दूसरी लड़ाई में, पहली में ये हारता है, दूसरी में ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड से जीत जाता है। और 1194 में चंदावर का युद्ध होता है मोहम्मद गौरी का। इस तरीके से फिर वो लौटते समय खोखर जनजाति द्वारा मार दिया जाता है। और इसके 4 गुलाम होते हैं। चारों गुलामों में से कुतुबुद्दीन ऐबक को 1206 में ये दिल्ली की कमान सौंप जाता है। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली तक नहीं आता है, लाहौर से ही दिल्ली का प्रशासन चलाता है, क्योंकि बाकी के 3 गुलाम उसको डराए धमकाए रहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, तो इस तरीके से इनके साथ कुछ दरबारी भी आते हैं। ठीक है, कुछ बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी किस तुर्क शासक ने किसके सिक्कों पे गौरी और लक्ष्मी की आकृति थी, तो गौरी के सिक्कों पे लक्ष्मी, गौरी के सिक्कों पे लक्ष्मी की आकृति थी। इस तरीके से बात करते हैं। ठीक है, महमूद गजनबी में 17 बार आक्रमण किया भारत में। ये सारे फैक्ट्स चलते रहते हैं जिनकी डिटेलिंग में चर्चा करेंगे। तो पहले मोहम्मद कासिम की बात करेंगे, फिर महमूद गजनबी की बात करेंगे, फिर मोहम्मद गौरी की बात करेंगे। और फिर मोहम्मद गौरी 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत सौंप जाता है। तो दिल्ली सल्तनत या सल्तनत काल की शुरुआत होगी 1206 से। ठीक है, और 1206 से सल्तनत काल में कितने राजवंश हैं, तो 5 राजवंश हैं। गुलाब खिले तो सूंघ लो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, है ना। इसका मैंने मोबाइल नंबर एक शॉर्ट्स के थ्रू बताया है, 90 20 14 51 26, 90 20 14 51 26। इसको रट लीजिएगा मोबाइल नंबर। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश, 1290 से 1320 तक खिलजी वंश, 1320 से 1414 तक तुगलक वंश, 1414 से 1451 तक सैयद वंश और 1451 से 1526 तक लोधी वंश। ठीक है, गुलाम वंश के अब गुलाम वंश के शासकों का क्रम क्या है, तो ऐबक कितना आराम करे, रुक रजिया बहराम करे, महमूद नसीर की पिक्चर देखिए, बलबन काका शमशान चले, ये गुलाम वंश हो जाता है। खिलजी वंश, है ना, तो जला अला मुख, ठीक है, जला अला शिमुख। तुगलक वंश, गया मोहम्मद फिर नमस्ते। सैयद वंश बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लोधी वंश का कोड हो जाएगा बसई, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। बसई एक इलाका है बंबई का। ठीक है, तो ये पूरा गुलाम वंश हो जाता है यहाँ पे, मतलब पूरा दिल्ली सल्तनत का मैंने आपको बता दिया है ये कोडिंग। तो इसके बारे में सारा डिटेल से पढ़ेंगे, किस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात होती है, फिर इल्तुतमिश के बारे में बात होती है, रजिया सुल्तान के बारे में बात होती है ना। बलबन प्रमुख शासक था गुलाम वंश का। फिर जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, है ना। फिर तुगलक में गयासुद्दीन तुगलक, है ना।
फिर मोहम्मद बिन तुगलक है ना, जो बहुत ज्यादा उसके सारे कार्य जो है उल्टे पड़ जाते हैं दांव सारे, तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक है ना। फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, नहरों का बादशाह जो है, नहरें खुदवाई थी। फिर सैयद वंश और फिर लोधी वंश में बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी ने फाइनली किसके साथ लड़ाई की थी? बाबर के साथ लड़ाई की थी। और फिर कौन सा शासन आ गया था? मुगल काल आ गया था दोस्तों, ठीक है। और इसी बीच जब 1526 तक ये चलता रहता है दोस्तों दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सामाजिक स्थिति ये सारी डिटेल में पढ़ेंगे, राजाओं के हिसाब से भी पढ़ेंगे और ओवरऑल एक डिस्क्रिप्शन भी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से अपना सिलेबस आगे बढ़ेगा। और इसी बीच भारत में जब चारों तरफ मारकाट मची है, भाई भाई को मार रहा है, बेटा पिता को मार रहा है ना, चाचा जो है अपने दामाद को मार रहा है, इस तरीके से लोग अपनों को ही मार के गद्दी हथिया रहे हैं, चारों ओर अराजकता का माहौल है, मानसिक शांति खत्म हो रखी है, तो लोगों का ईश्वर की तरफ झुकाव होता है। और इसी बीच सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। सूफी आंदोलन मतलब मुस्लिम संतों में होने वाला आंदोलन, और भक्ति आंदोलन मतलब हिंदू संतों में होने वाला आंदोलन। तो सूफी आंदोलन में मेन दो हैं, वो है चिश्ती सिलसिला और सोहरावर्दी सिलसिला। वहां संप्रदाय को क्या बोलते हैं? सिलसिला। तो चिश्ती सिलसिला और सोहरावर्दी सिलसिला, सत्तारी, कादरी, नक्शबंदी और फिरदौसिया, ये थोड़े थोड़े इन सब की दो दो लाइनें पढ़ेंगे, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, चिश्तिया और सोहरावर्दी, ठीक है। तो इसकी भी एक कोडिंग बताऊंगा कि काकी ने फर्ज सब ले लिया, अमीर सलीम को दे दिया, इस तरीके से सारा कोडिंग में पिरो रखा है दोस्तों। बस साथ बने रहिए, ठीक है, और उत्साह बनाए रखिए। इसी तरीके से भक्ति आंदोलन के जो संत है, रॉक गुस्से बचे मीतू, रॉक गुस्से बचे मीतू है ना, रामानुज, फिर कबीर, फिर गुरु नानक है ना, इस तरीके से चलता चला जाएगा। रॉक गुस्से बचे मीतू, राम ने है ना, राम विश्व मादय निंबू दे विशुद्ध, इस तरीके की कोडिंग है सारी। किसने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो भक्ति आंदोलन में अलवार शाखा, नयनार शाखा, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा के मुख्यतः कौन कौन है? कबीर और गुरु नानक। कबीर और गुरु नानक निर्गुण भक्ति शाखा के हैं, और तुलसीदास और सूरदास जो है वो सगुण भक्ति शाखा के हैं। नयनार मतलब शिव को मानने वाले, अलवार मतलब विष्णु को मानने वाले। इस तरीके से ये सारी शाखाएं किसकी हैं? भक्ति आंदोलन की। तो सारा भक्ति आंदोलन देखेंगे, हर एक बंदे के बारे में देखेंगे, कबीर देखेंगे, गुरु नानक देखेंगे, तुलसीदास, सूरदास, चैतन्य, मीरा, रामानुज है ना, इस तरीके से सारी बात करेंगे। यहाँ पे निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती है ना, बख्तियार काकी, इन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन इसी दिल्ली सल्तनत के तुरंत बाद अपन शुरू करेंगे। फिर 1526 में मुगल काल आ जाता है। तो लेकिन सल्तनत काल का ढलान और मुगल काल का उफान, जब कोई केंद्रीय सत्ता ढलती है तो छोटी छोटी स्थानीय शक्तियां अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देती हैं, और जब तक मुगल काल पूरी तरीके से एस्टैब्लिश होता, इस बीच में कुछ प्रांतीय छोटे छोटे प्रांत जो हैं वो स्वतंत्र हो गए थे, उनके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो सल्तनत काल का ढलान और मुगल काल का उफान, इन दोनों के बीच 14वीं से 16वीं शताब्दी तक, ठीक है, 14वीं से लगभग सल्तनत ढलने लगी थी, और 16वीं तक आते आते तक, अकबर के समय तक आते आते तक मुगल अच्छे से एस्टैब्लिश हुआ था। तो मौका पाकर इस समय के बीच 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच तक कई छोटे छोटे प्रांत अस्तित्व में आ जाते हैं, और इसमें से एक होता है बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य में कौन कौन है? बरार, अहमदनगर, बीदर, बीजापुर और गोलकुंडा। इन्हीं पांचों से मिलाकर बनता है बहमनी साम्राज्य। कौन कौन सा? बरार, अहमदनगर, बीदर, बीजापुर और गोलकुंडा। यदि भारत के नक्शे में मैं आपको बताऊं तो भारत के नक्शे में ये वाला पूरा जो एरिया है, ये वाला जो पूरा एरिया है, ये कहलाता था बहमनी। कर्नाटक वाला जो एरिया है, कर्नाटक का ऊपर और कर्नाटक से थोड़ा सा पूर्व की तरफ, ठीक है। तो बरार, अहमदनगर, बीदर, बीजापुर और गोलकुंडा ये बहमनी साम्राज्य हैं। इन पांचों से मिलकर बना है बहमनी साम्राज्य। खानदेश, खानदेश मतलब आज का बुरहानपुर, इंदौर वगैरह जो है ये खानदेश। गुजरात, महमूद बेगड़ा वगैरह इसमें पढ़ेंगे। मालवा, इंदौर वगैरह का, ये भी इंदौर, उज्जैन, नागदा, ये वाला रतलाम, मंदसौर वाला क्षेत्र जो है मालवा है ना। उड़ीसा, बंगाल, जौनपुर, जौनपुर के शर्की शासक भारत के सिराज कहलाता है जौनपुर, इसके बारे में बात करेंगे। मेवाड़, राजस्थान, मारवाड़, ये भी राजस्थान। कश्मीर में शासकों की बात करेंगे, तो कश्मीर में किस तरीके से अकबर ने बीरबल को भेजा था, इस तरीके से सारी बातें करेंगे। तो ये प्रांतीय राजवंश में ये सब पढ़ेंगे, छोटे छोटे प्रांत में। फिर से एक बार पढ़ देता हूं।
बरार, अहमदनगर, बीदर, बीजापुर और गोलकुंडा ये पांचों बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत हैं। फिर खानदेश, गुजरात, मालवा, उड़ीसा, बंगाल, जौनपुर, मेवाड़, मारवाड़ और कश्मीर ये छोटे छोटे प्रांत अस्तित्व में आ जाते हैं सल्तनत का ढलान और मुगल के उफान के बीच में मौका पाकर। ठीक है, इसके बाद इसी यहीं पे अपन पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंश हैं, संगम, सलुब, तुलुब और अराविडु। संस्तुआ, संगम, संगम, सलुब, तुलुब और अराविडु, संस्तुआ। 4 राजवंश विजयनगर के पढ़ेंगे और उन सबके राजाओं की बात करेंगे, है ना। और राजाओं की बात करने के बाद प्रशासनिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्थितियां जैसा कि सब में बात करेंगे। सल्तनत में भी बात करेंगे, मुगल में भी बात करेंगे, विजयनगर में भी बात करेंगे। और विजयनगर साम्राज्य की उत्पत्ति हरिहर और बुक्का नामक भाई करते हैं 1336 में। 1336 में कर्नाटक में तुंगभद्रा के उत्तर की तरफ, तुंगभद्रा नदी के उत्तर की तरफ हम्फी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई मिलकर करते हैं। 1336 मोहम्मद बिन तुगलक का समय है, ये उसी समय हो जाती है। ठीक है, और फिर 1526 में मुगल साम्राज्य पूरी तरीके से आ जाता है, जहां पे बाबर, भाजीसा, कोडिंग क्या रहेगी, भाजीसा। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब कौन कौन हो गए दोस्तों, भाजीसा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, बिल्कुल सीक्वेंस फिक्स है। इन सब की समाधियों का कोड बताऊंगा, कादी सिनला आओ, कादी सिनला आओ, भाजीसा, कादी सिनला आओ। एक एक चीज कोडिंग में पिरो रखी है दोस्तों, एक एक फ्लो कोडिंग में पिरो रखा है, बहुत अच्छे से आपको चीजें याद हो जाएंगी बशर्ते आप साथ में बने रहें। और इसी बीच जो हुमायूं है, हुमायूं को 1540 में बिलग्राम के युद्ध में हराकर शेरशाह सूरी दिल्ली सल्तनत में दिल्ली के साथ दिल्ली पर शासन करने लगता है। शेरशाह सूरी 1545 में कालिंजर किले को जीतने के क्रम में उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाने के कारण मारा जाता है। और शेरशाह सूरी के फिर जो आगे के लोग होते हैं वो 1555 तक दिल्ली में शासन करते हैं, सूर वंश का शासन चलता है। और 1555 में वापस आता है कौन, हुमायूं। और 1555 की जुलाई से लेकर और 1556 की फरवरी तक, जब तक वो दीन पनाह की सीढ़ियों से नहीं गिर जाता हुमायूं, 1556 की फरवरी में उसकी मृत्यु हो जाती है। और 1556 में अकबर होता है 14 साल का। उस 14 साल के अकबर की तरफ से बैरम खान जो है वो दिल्ली का शासन संभालता है। और 1560 में अकबर पूरी तरीके से आ जाता है। और फिर अकबर के कार्य बासदास तिरे तीर्थ चौजजिया इका फतह उन्या मजा बियादीन तिरालाही पचाखाना पचाला हो, ये अकबर के सारे कार्य हैं। हरम की स्थापना कब करी, मजहर की स्थापना कब करी, दीन इलाही की स्थापना कब करी, है ना, ये सारा है ना। बासदास तिरे तीर्थ चौजजिया इका फतह उन्या मजा बियादीन तिरालाही पचाखाना पचाला हो, ये अकबर के सारे कार्य हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भाजी सा पूरा का पूरा ये अपन मुगल साम्राज्य के एक एक 6 शासकों के बारे में पढ़ेंगे। और मुगल के बाद फिर उत्तर मुगल जो आते हैं और मराठाओं का उदय और स्वतंत्र शासक छोटे छोटे आते हैं, वो सब अपन आधुनिक भारत में पढ़ते हैं। क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है दोस्तों 1707 में। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और यहीं पे अपन मध्यकालीन भारत की समाप्ति कर देते हैं। और फिर 1707 से अपन आधुनिक भारत शुरू करते हैं। इसी बीच अंग्रेजों के बारे में जो 1600 में अंग्रेज आ जाते हैं, कंपनी एक्ट के थ्रू भारत में परमिशन व्यापार की लेके, कंपनी एक्ट के थ्रू आते हैं वहां की रानी से परमिशन लेके। तो 1600 से अंग्रेज आते हैं। 1608 में फिर 1608 में जेम्स हॉपकिंस आता है। फिर 1615 में टॉमस रो आता है, जहांगीर से परवाना लेता है। इस तरीके से बातें फिर आगे चलती रहती हैं। तो वो सारा अंग्रेज जो है वो आधुनिक भारत में अपन पढ़ेंगे। तो एक क्लियर कट जो है कि प्राचीन भारत जो अपन पढ़ रहे हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता या पाषाण सभ्यता से लेके और जो अपन पढ़ रहे हैं 712 तक, एक मोटा मोटा हिसाब। और 712 से लेके 1707 तक अपन पढ़ रहे हैं मध्यकाल। और 1707 या 1600 से एग्जैक्टली बोले, अंग्रेजों को भी तो साथ में लेना है, तो 1600 से लेके और फिर 1850 तक, इनफैक्ट 1947 तक किसको पढ़ते हैं अपन, मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते हैं। और एक्चुअली 1850 के बाद संवैधानिक विकास भी होने लगता है, तो संविधान में भी पढ़ते हैं उस चीज को अपन। ठीक है, तो ये मध्यकालीन में बहुत छोटा सा सिलेबस है। मध्यकालीन भारत का बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार है दोस्तों। संघर्ष का युग में पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, दिल्ली सल्तनत में गुलाब खिले तो सूंघ लो। फिर सूफी और भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे। और फिर छोटे छोटे साम्राज्य में बहमनी, खानदेश, गुजरात, मालवा, उड़ीसा, बंगाल, जौनपुर, मेवाड़, मारवाड़, कश्मीर पढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंश पढ़ेंगे, संस्तुआ,
और इसके बाद मुगल साम्राज्य में पढ़ेंगे भाजी शाह। तो ये बहुत छोटा सा सिलेबस है मध्यकालीन भारत का, जो बहुत मजा आने वाला है। पूरे की कोडिंग है, पूरे फैक्ट्स आपको मैं याद करा दूंगा, पूरा कंसेप्चुअल फ्लो आपको मालूम होगा, बशर्ते आप साथ बने रहें। आपकी तरफ से मुझे मोटिवेशन भी मिलता रहे। मेरे ख्याल से 10-12 दिन का गैप हो गया है काफ़ी कुछ, तो उसको भूलते हुए अपन फिर पुनः उत्साह के साथ लगेंगे और प्राचीन भारत के जो है क्वेश्चन आंसर सेशन भी शुरू करेंगे। रोज के लगभग 2 वीडियोस डलेंगे अब से, ठीक है। तो कल से अपन बात करने वाले हैं संघर्ष के युग में इस्लाम धर्म का उदय पे बात करेंगे अपन सेकेंड लेक्चर से। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।